जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जीएसटी में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तो बहुत होती हैं, लेकिन उनका सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन मिलना आसान नहीं होता। लेकिन आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट सखी पर वो सॉल्यूशन मिलना बहुत ही आसान हो गया है। तो नमस्कार, मैं सीए निहारिका गोयल आपके लिए एक बार फिर से लेकर आई हूँ जीएसटी केस स्टडी सीरीज की एक और वीडियो। तो आज हम बात करेंगे ई-वे बिल के बारे में। ई-वे बिल ये इतना ज्यादा प्रैक्टिकली यूज होने वाला वर्ड है जो हमारे सभी बिजनेसमैन को, सभी एंटरप्रेन्योर्स को, सभी स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। ई-वे बिल हम लोग अपने डे टू डे रूटीन में जब भी फैक्ट्री जाते हैं, जब भी किसी शॉप पर बैठते हैं, सब जगह हम सुनते हैं ई-वे बिल। तो आइए आज अपनी छोटी सी वीडियो में हम सारी ही प्रैक्टिकल बातें डिस्कस करते हैं ई-वे बिल के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ई-वे बिल क्या होता है। तो बहुत ही जनरल लैंग्वेज में समझिए, ई-वे बिल इज इक्वल टू डिजिटल गेट पास फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स। इसे एक तरीके का गेट पास समझिए जो कि आपको बनाना पड़ता है अगर आपको अपने गुड्स को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह पर। यानी कि सेलर वो जनरेट करेगा ई-वे बिल, वो देगा ट्रांसपोर्टर को, ट्रांसपोर्टर गुड्स को कैरी करेगा और बायर रिसीव करेगा आपके गुड्स ई-वे बिल के साथ। तो देखिए, जैसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अगर आप दिल्ली से जयपुर 60,000 का माल भेज रहे हैं, बिना ई-वे बिल के ट्रक को रोक लिया जाएगा, आपके जो गुड्स हैं उनको सीज कर लिया जाएगा और आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो अब क्वेश्चन आ जाता है ई-वे बिल कब रिक्वायर्ड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग जो सुनते हैं मैंडेटरी अबव 50,000, लेकिन ये 50,000 की कंडीशन कब लगती है? जब आप इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हैं। नो एक्सेप्शंस फॉर इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। यदि आप 50,000 से ज्यादा का जो गुड्स है वो सप्लाई कर रहे हैं तो आपको ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। सेकेंड बात कर लेते हैं इंट्रास्टेट मूवमेंट की। इंट्रास्टेट मूवमेंट में भी 50,000 की ही कंडीशन है, पर कुछ स्टेट्स में अपने स्पेसिफिक एरियाज के लिए कुछ जो आपकी ये लिमिट है उसको चेंज किया हुआ है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं राजस्थान का। राजस्थान में इंट्रास्टेट मूवमेंट के लिए जो सरकार ने आपको लिमिट दी है वो दी है 2 लाख रुपीस की। वो थोड़े से लीनियंट हुए हैं, उन्होंने 50,000 की जगह आपकी जो लिमिट है वो कर दी है 2 लाख रुपीस। अब ई-वे बिल जो है वो कब एप्लीकेबल होता है? ई-वे बिल एप्लीकेबल होगा रेगुलर सेल के ऊपर, स्टॉक ट्रांसफर के ऊपर यानी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, और सेल्स रिटर्न के ऊपर। यानी अगर आपने अपने गुड्स को सेल कर दिया और जो रिसीवर है वो आपके गुड्स को रिजेक्ट कर देता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वहां से गुड्स को वापसी लाने के लिए भी आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अगली बात कर लेते हैं, ई-वे बिल जब जनरेट होता है तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जब हम पोर्टल पर जाकर ई-वे बिल को बनाते हैं तो उसमें 2 तरह की डिटेल्स डलती है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो सप्लायर को भरना होता है और उसमें वो डालता है अपने इनवॉइस की डिटेल्स और अपने जो मैंडेटरी होता है हमेशा, उसको हमेशा ही पार्ट ए फिल करना होता है। उसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है पार्ट ए भरने के लिए। अगर आपके गुड्स 50,000 से ऊपर हैं तो नो एक्सेप्शन, यू हैव टू जनरेट पार्ट ए। पार्ट बी होता है व्हीकल की डिटेल्स। व्हीकल की डिटेल माने आप जिस भी व्हीकल से अपने गुड्स को मूव कर रहे हैं वो आपको पार्ट बी में डालने होते हैं। पार्ट बी में व्हीकल नंबर, ट्रांसपोर्ट आईडी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये पार्ट बी ट्रांसपोर्टर भी भर सकता है और जो सप्लायर ई-वे बिल बना रहा है डायरेक्टली वो भी ई-वे बिल की जानकारी, ट्रांसपोर्टर की जानकारी ई-वे बिल में फिल कर सकता है। अब बात कर लेते हैं जो 2 बड़े कंफ्यूजन होते हैं। ये बहुत ज्यादा आपने सुना होगा 50 किलोमीटर तक ई-वे बिल नहीं बनता। तो ये आपकी मिसकंसेप्शन है। ये जो 50 किलोमीटर की जो लिमिट है वो ई-वे बिल के लिए नहीं है। यदि आप अपने गुड्स अपनी फैक्ट्री से ट्रांसपोर्टर के जो गोडाउन है या उसका जो ऑफिस है जहां से माल ट्रांसपोर्ट होगा वहां तक भेज रहे हैं और वो डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, तो आपको ई-वे बिल का सिर्फ पार्ट ए भरना मैंडेटरी है, पार्ट बी ऑप्शनल है।
क्योंकि अगर आप अपने जो व्हीकल यूज करके ट्रांसपोर्टर तक माल पहुंचा रहे हैं उसकी डिटेल्स आप भरिए या मत भरिए, पर याद रखिए केवल अगर ट्रांसपोर्टर 50 किलोमीटर के दायरे में है, ये एक्सेप्शन सिर्फ वहीं पर ही है। और फिर क्या होगा, जब ई वे बिल ट्रांसपोर्टर के पास जाएगा पार्ट ए यानी कि जो आप भरेंगे और गुड्स जाएंगे, जब वो आगे उन गुड्स को लेके जाएगा तब वो उस ई वे बिल का पार्ट बी भी भर देगा, और जैसे ही वो पार्ट बी भर देगा वो ई वे बिल कंप्लीट हो जाएगा और उस ई वे बिल की वैलिडिटी उस पॉइंट से कैलकुलेट की जाएगी। मैं समझती हूँ ये बात आप सबको क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं ई वे बिल की वैलिडिटी। मान लीजिए आपने आज ई वे बिल बनाया, ठीक है, अब आपका सामान जो है वो अभी दूसरी जगह तक पहुंचा ही नहीं, तो क्या एक बार का ई वे बिल बना हुआ कई कई दिन तक यूज हो पाएगा? तो नहीं। आज अगर आपने ई वे बिल बनाया, आपका कार्गो टाइप रेगुलर कार्गो है, तो एवरी 200 किलोमीटर के लिए एक दिन की वैलिडिटी मिलती है, और अगर आपका ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो एवरी 20 किलोमीटर के लिए एक दिन की वैलिडिटी मिलती है। अब ये एक दिन कैसे कैलकुलेट होता है? एक दिन कैलकुलेट होता है अगले दिन की मिडनाइट तक, यानी अगर आपने ई वे बिल आज दोपहर 2 बजे बनाया है, यानी कि 23 मार्च 2026 को आफ्टरनून में 2 बजे अगर आपने ई वे बिल बनाया है, तो 24 मार्च 2026 की रात 11:59 PM तक आपका ई वे बिल वैलिड रहेगा। मतलब 1 डे ऐसे कैलकुलेट होता है। अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपका ई वे बिल बन गया, आपके गुड्स जा रहे हैं और रास्ते में कोई मिसहैप हो गई या कोई किसी वजह से आपका ट्रक खराब हो गया और गुड्स वो जो एक दिन की वैलिडिटी थी उसके अंदर आपको लग रहा है कि गुड्स नहीं पहुंच पाएंगे, तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है, या तो जिस टाइम पर आपकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है उससे 8 घंटे पहले या मैक्सिमम 8 घंटे बाद आपको अपने पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको वहां पर जाके अपने ई वे बिल को अपडेट कर देना है। जैसे मैंने बताया, ट्रक ब्रेकडाउन हो गया हाईवे पर तो ई वे बिल एक्सपायर होने वाला है। सोल्यूशन, एक्सपायरी से 8 घंटे पहले या 8 घंटे बाद में पोर्टल पर लॉगिन करें, एक्सटेंशन ऑप्शन को सेलेक्ट करें, रीजन डालें ब्रेकडाउन या एक्सीडेंट, और न्यू व्हीकल नंबर अपडेट करके एक्सटेंडेड ई वे बिल जनरेट कर लें। ये सबसे बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो लोगों के साथ आती है, तो इसका आप बहुत ज्यादा ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हमें किस किस चीजों की, कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जिन पे हमें एग्जेम्पशन मिलती है कि हमें ई वे बिल जनरेट ही नहीं करना। सबसे पहले एसेंशियल गुड्स आ जाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, कर्ड। यहां ध्यान दीजिएगा, अनप्रोसेस्ड ग्रेन्स, ब्रांडेड फॉर्म में, पैकेज फॉर्म में ग्रेन्स की बात नहीं हो रही है, अनप्रोसेस्ड ग्रेन्स की बात हो रही है। फिर है पर्सनल यूज के गुड्स, फिर कुछ नॉन जीएसटी गुड्स हैं, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, कुछ प्रेशियस आइटम्स हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इमिटेशन ज्वेलरी वो एग्जेम्प्टेड नहीं होती है। कुछ अदर एग्जेम्पशंस हैं, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, पोस्टल बैगेज, करेंसी, एलपीजी फॉर हाउस होल्ड यूज। एक और बात कर लेते हैं, अगर आपका नॉन मोटर व्हीकल है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका नॉन मोटर व्हीकल है, गुड्स मूव हो रहे हैं बाय हैंडक्राफ्ट, एनिमल ड्रॉन व्हीकल, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट बाय रेलवेज इन स्पेसिफिक केसेस, तो वहां पर आपको ई वे बिल नहीं बनाना है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं कि अगर आप अपना जो माल है, अपने गुड्स है, उनको वे करने के लिए लेके जा रहे हैं विद इन 20 किलोमीटर, तो भी आपको ई वे बिल नहीं बनाना है। डिफेंस, मिलिट्री कंसाइनमेंट एंड कस्टमर सील्ड कंटेनर्स, इन केसेस में आपको ई वे बिल नहीं जनरेट करना है। आगे बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की, जैसे कि एक ट्रक में 5 अलग अलग बायर्स के लिए माल जा रहा है, तो क्या करेंगे? हर इनवॉइस का अलग ई वे बिल बनाएं, फिर एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट करें। एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, वन इनवॉइस मल्टीपल व्हीकल्स। तो उस केस में जैसे बड़ा ऑर्डर है, एक ट्रक में फिट नहीं हुआ, दो ट्रक्स चाहिए, तो इनवॉइस को स्प्लिट करें, पार्ट बी में व्हीकल अपडेट करते रहे, ट्रक को चेंज करते रहे। हर ट्रक के लिए पार्ट बी अपडेट करना मैंडेटरी हो जाता है। फिर दूसरा क्या है, कस्टमर रिजेक्शन। कस्टमर ने माल रिजेक्ट कर दिया, वापस आना है, ओरिजिनल ई वे बिल को आप कैंसिल कर दीजिए और रिटर्न डाल के उसमें फ्रेश ई वे बिल जनरेट कर लीजिए। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं पेनल्टीज की।
अगर बहुत माइनर कोई एरर है तो उस केस में सिर्फ 1000 रुपीज की आपकी पेनल्टी अट्रैक्ट होगी। लेकिन अगर बिना ई वे बिल और बिना इनवॉइस के आपके गुड्स सीज होते हैं तो अप टू 200% आपकी पेनल्टी इंप्लाई हो सकती है। ये कुछ क्रिटिकल 2026 के कंप्लायंस पॉइंट्स है, जैसे कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब 2025 से अगर आप ई वे बिल पोर्टल पर लॉग इन करते हैं तो सिर्फ आईडी पासवर्ड से लॉग इन नहीं होगा, वहां पर आपको ओटीपी भी देना पड़ेगा, जो कि कहता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। दूसरा, अगर आपके कंसेक्यूटिव 2 बार की जीएसटीआर 3B फाइल नहीं हुई है तो आपका ई वे बिल जनरेशन ब्लॉक हो सकता है। 180 डेज इनवॉइस रिस्ट्रिक्शन, ये क्या कहता है कि अगर आपका इनवॉइस आज आपने बना दिया, ठीक है, कोई आपकी मशीनरी है जो कि आपको 3 मंथ्स बाद डिलीवर करनी है, पर उसका इनवॉइस आपने आज जनरेट कर दिया, तो आपको इनवॉइस तो आज अपने अपलोड कर दिया जीएसटीआर 1 में, लेकिन उसका ई वे बिल आप तब बनाएंगे जब वो मशीन डिलीवर होगी। तो मैक्सिमम 180 डेज का डिफरेंस हो सकता है ई वे बिल और इनवॉइस जनरेशन में। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि प्रैक्टिकली, और मुझे लगता है कि लोगों को इस पॉइंट्स में कंफ्यूजन आती है, पर अगर आपकी कोई और ई वे बिल से रिलेटेड क्वेरी है, आप चाहते हैं कि मैं ई वे बिल का जो पोर्टल है उसमें लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट करें, पार्ट ए कैसे बनाएं, पार्ट बी कैसे फिल करें, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दे सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। और उसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जरूर लिखें, जिससे कि मैं उस पर वीडियो जरूर बना पाऊं। तो इसके साथ ही प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो को यूज कर सके और उनको भी बेनिफिट हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।